हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपको आना ही चाहिए। इसके हर कॉन्सेप्ट को, हर पॉइंट को डीपली स्टडी करते हुए, समझते हुए चलना है। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इस चैप्टर को हमने अब अच्छे से नहीं समझा तो जब हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे क्लासेस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत से पॉइंट्स पे डाउट्स आ सकते हैं। इसलिए ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल केमिस्ट्री की मतलब बेसिक प्रोवाइड करता है, बेस बनता है। इस चैप्टर को स्टडी करने से, इसको समझने से बेस बनेगा केमिस्ट्री का, और हम आगे हमारे मतलब केमिस्ट्री पढ़ना और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो 1808 डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसने हमें बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। जितने भी मैटर है वो सब एटम से मिलके बनते हैं और एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये थी 1808 की बात। इसने क्या कहा था, इसकी तो पहला पॉइंट तो क्या था कि जो एटम है, ये हम पढ़ चुके पहले, पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एटम क्या है? एटम एक इनडिविजिबल यानी जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके, इनडिविजिबल है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जो सभी मैटर में प्रेजेंट होता है, सभी मैटर इसी से मिलके बनते हैं। इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी मैटर का, वो कहता है एटम। और क्या है, इसने ये कहा था कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। एटम्स of different elements, atom of different elements are always different, यानी सभी एटम्स की, सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। थर्ड इसने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा सेम होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम। सेम एलिमेंट्स के एटम्स हमेशा सेम होते हैं। तो ये कहा था इसने, मतलब इसके हर पॉइंट में बाद में, मतलब ये जो थ्योरी थी 1808 में आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये अबाउट 70 to 80 ईयर्स तक ये वैलिड थी, मतलब इसी को मान रहे थे। और ये उस टाइम की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। सोचो 1808 में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की, और इसको मतलब 70 to 80 ईयर्स इसी थ्योरी को माना गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके हर पॉइंट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस निकलती गई। पहला इसने कहा था एटम है वो इंडिविजिबल है, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन ये भी पॉइंट फेल हो गया कब, जब एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए गए कि एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बेसिकली तो ये तीन पढ़ते हैं, लेकिन और भी बहुत से होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, पॉजिट्रॉन, ऐसे बहुत से होते हैं। तो क्या है, एटम है वो इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। ये चीज फेल हो गई इसकी, क्योंकि एटम को भी आगे सब डिवाइड किया जा सकता है, वो उनकी डिस्कवरी होने लगी। ये तो था जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, 19th सेंचुरी के एंड होते होते और 20th सेंचुरी के बिगनिंग के डिकेड्स में इन एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी शुरू हो गई। फिर दूसरा पॉइंट इसने कहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। अब ये भी इसकी लिमिटेशन आ गई। इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिले आइसोबार्स की ऐसे एलिमेंट्स थे जो थे तो डिफरेंट एटम्स एटम्स थे डिफरेंट एलिमेंट के, पर उनका मास सेम आ रहा था। ऐसे हमें आइसोबार्स मिले, ऐसे ही आइसोटॉप्स मिले, यानी सेम एलिमेंट के एटम थे पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा सेम होंगे। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन आ गई, हमें आइसोटॉप्स मिले। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन फॉर्म में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसके आइसोटॉप्स है। तो मतलब है एक एलिमेंट, लेकिन इसके एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और डाल्टन को इस एटॉमिक थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था उस टाइम में। फिर लेकिन इसके बाद
जब 19th सेंचुरी का एंडिंग के डिकेड्स और 20th सेंचुरी के बिगनिंग के डिकेड्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी शुरू हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर जाया गया, मतलब एटम है उसके अंदर देखा गया कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या थे? सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ, सबसे पहले एटम का जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 में। 1897 में किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, लेकिन अकेले जे थॉमसन का ही काम नहीं था, पर बहुत से साइंटिस्ट थे, जैसे माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था, उसका भी बहुत बड़ा रोल था। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे कुछ ऐसी चीज डिस्कवर करने के लिए कि जो एटम के अंदर भी कोई चीज प्रेजेंट हो तो वो बताई जा सके। तो पर जो क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन को। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है कि इसमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लोगों को इसका वो दिया गया है। एक तो कहते हैं कि ई गोल्डस्टीन, कहीं पे तो ये लिखा होगा ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की, कहीं पे जो लिखा हुआ है वो है रदरफोर्ड ने, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी। देखो इसकी जो डिस्कवरी थी वो 1909 में इसके मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके थे कि ये पता है, ये मतलब इसका बेस बन चुका था कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होता है। नाम इसका प्रोटॉन रखा गया, वो तो रदरफोर्ड ने रखा था। लेकिन ई गोल्डस्टीन ने मतलब 1909 से लेकर 1990 तक, रदरफोर्ड ने 1990 तक मतलब ये डिस्कवर कर दिया था कि प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। ये मतलब डिस्कवरी यहाँ से शुरू, मतलब लगभग 10 साल इसके ऊपर काम होता गया कि प्रोटॉन भी होते हैं। तो मतलब फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रदरफोर्ड को कहा जाता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट इन दोनों को मिलता है, ई गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। लेकिन फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर एक्चुअल में किसने किया, वो रदरफोर्ड को जाता है इसका। आगे था जो तीसरे नंबर पर डिस्कवर हुआ था वो था न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था इनके बहुत बाद। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उसके बाद 1932 में, यानी कई सालों के बाद, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, तो अब इनके बेसिस पे जो एटम्स है उसके मॉडल्स आने लगे कि एटम किस तरह का, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ प्रोटॉन होते हैं, कहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह के मॉडल दिए। जैसे आप 10th क्लास में ये पढ़ के आए थे, जो चैप्टर नंबर 5 था, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाने लगा तो सबसे पहले डॉबनर ट्रायड आया था। डॉबनर ने एक ट्रायड दिया, उसकी कुछ लिमिटेशन आई, वो फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की भी कुछ लिमिटेशंस आई। तो उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो उनको ओवरकम किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाके। तो मतलब ऐसे डिस्कवर होते गए, एकदम शुरू में ही बिल्कुल परफेक्ट चीज कभी डिस्कवर नहीं होती, कुछ डिस्कवरी होती है, उसके कुछ लिमिटेशंस निकलती है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। फिर उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक दूसरा मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसमें भी आते हैं तो तीसरा, मतलब इस तरह से डिस्कवरी चलती रहती है। तो जो एटॉमिक मॉडल्स आए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल में कि किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई और वो क्या कहते थे, उनके क्या क्या पॉइंट्स थे। तो एटॉमिक मॉडल्स थे, सबसे पहले दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसके बारे में पढ़ेंगे, या इसको प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में इसकी स्टडी कर लेंगे। ये आया था 1898 में। देखो 1897 जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, 1898 में उसने मॉडल दे दिया था एटम का। सेकंड, ये फेल हो गया, इसकी कुछ लिमिटेशंस आई। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ये आया था, मतलब ये इसकी हो चुकी थी 1909 से
11 तक लगभग इसके बारे में बताया जाए, मतलब और भी बाद तक इसको मतलब कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कवर होते गए। वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी इसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दूसरे नंबर पे, इसकी लिमिटेशन आई। उसके बाद आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसने बहुत सारी कमियों को दूर कर दिया था। बोर्स मॉडल ऑफ एटम नील बोर ने दिया था, साइंटिस्ट है नील बोर, तो उसके नाम पे इसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इस बोर्स मॉडल ऑफ एटम ये दिया गया था 1913 में। 1913 में इसने बहुत सारी कमियों को, जो पहले दो मॉडल्स थे उसकी बहुत सारी कमियों को ओवरकम कर दिया था, और उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये। फिर ये भी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, और ये क्यों आई थी, क्या रीजन था इसके फेल होने का, वो भी हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो उसके बाद आया, जो चौथा मॉडल है हमारे सिलेबस में, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आपके लिए जो क्वांटम वर्ड है ये थोड़ा नया वर्ड है 11th क्लास में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था, ये हम इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ये दिया था इरविन श्रोडिंगर ने। इरविन श्रोडिंगर ये अकेले का नहीं था, पर बहुत से लोगों ने काम किया था, पर जो क्रेडिट है वो इरविन श्रोडिंगर को जाता है। हेजनबर्ग और डी ब्रोगली, बहुत से लोगों ने जो इस मॉडल के कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई किया था, मतलब बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया था, तब जाके ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तैयार हुआ था। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कवरीज पढ़ेंगे और ये 4 मॉडल ऑफ एटम, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, किसने की थी, जे थॉमसन ने इन 1897। कैसे की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोलते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ये ली गई। ग्लास की ट्यूब थी, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा दी गई और उनको बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक कैथोड एक एनोड, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड उसको कैथोड बोला, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एनोड, मतलब एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड हमारी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये एक उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। ये क्या था, इसका काम था कि इसके अंदर गैस फिल की गई थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई थी, इसका काम था इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन रखना। ये बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज और बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। लो प्रेशर मतलब अबाउट 10⁻³ mm ऑफ Hg, 10⁻³ इतना लो प्रेशर यहाँ पे रख के इसका काम था कि प्रेशर को मेंटेन रखना, कम प्रेशर। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो क्या देखा गया, जब हमने ये हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, हमारे एक कैथोड है एनोड है, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई तो क्या देखा इसमें, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा सेटअप, कि कुछ रेज थी इनविजिबल और फास्ट, बहुत फास्ट मूविंग और इनविजिबल रेज थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी जब ये पोटेंशियल अप्लाई किया। ये पता कैसे चला कि वो कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रही थी, ये ऐसे पता चला कि उन्होंने क्या किया, इस तरह से एनोड की तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इस क्या काम है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है, जिंक सल्फाइड मेनली। ये इसका क्या काम होता है कि इस पे जब भी कोई पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये चमकती है। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमकना। इस पे जब भी कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये चमकने लगती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये कैथोड है, ये एनोड है, और एनोड को लिया गया परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड वर्ड का मतलब है ऐसी जिसमें होल्स हो, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड ये कैथोड थी, इनको ऐसे हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे ये प्रेशर को लो प्रेशर मेंटेन किया गया। तो ये देखा गया कि जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये जो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो चमक रही थी,
उसमें फ्लोरोसेंस हो रहा था, यानी वो चमक रही थी, यहाँ से रेज जा रही थी। परफोरेटेड एनोड का यही काम था कि ताकि इससे इसके बीच में जो होल है उससे ये रेज पास कर सके और फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर सके। ठीक है, तो यहाँ से रेज जा रही थी और वो इस पे कंटिन्यूसली चमक प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब कंटिन्यूसली स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। इन रेज को बोला गया था कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। ये कैसी रेज थी? ये फास्ट थी, बहुत ज़्यादा फास्ट, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, एंड इनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल रेज थी, इनविजिबल रेज थी। इनको नाम दिया गया कैथोड रेज, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें इन रेज को बोला गया कैथोड रेज। और कैसी रेज थी? ये नेगेटिवली चार्ज रेज थी, नेगेटिवली चार्ज रेज। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन भागेगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव से दूर भागेगा, किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये एनोड की तरफ जा रही थी, तो ये कैथोड रेज को कहा गया कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज है, इनका नाम रखा गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से मूव कर रही थी एनोड की तरफ। अब ये रेज थी जो कैथोड रेज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली ये थी कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्यों? क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कैथोड से शुरू हो रही थी, एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जा रही थी। इसलिए इनको कहा गया कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज है, मूव्स टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि लाइक लाइक रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज है। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया? कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दे ट्रेवल, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे देखा गया? कि इनके रास्ते में एक बहुत छोटा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा जिसमें से कोई रेज पास ना कर सके। ठीक है, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या देखा कि इनके पीछे शेडो बन गई। तो शेडो बन गई, इसका मतलब क्या है? कि रेज उसमें है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कब? मेनली इन द, ये हम पढ़ेंगे कि अगर वो इन द absence of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। अब हम पढ़ेंगे भी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? तो ये डेविएट कर जाएगी। तो क्या है? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कब? इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर, जो रेज थी ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई थी। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस में उसके मूवमेंट की वजह से हो। मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मास, ये वेलोसिटी, वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर यानी मास। मतलब इसका इनका अपना मास था, तो मास तो किसी पार्टिकल का ही होता है ना। तो इसलिए कहा गया दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है क्योंकि उनका मास था, उनकी काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि उनका अपना मास है, तो मतलब वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और कैसे पार्टिकल? बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स। फिर कहा गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या है कि वो डेविएट कर जाएंगे। किस तरह से? ये मान लो ये कैथोड है, यहाँ पे ये एनोड है। ठीक है, ये एनोड है, ये परफोरेटेड एनोड है। यहाँ से ये रेज जा रही है, जा रही है। ठीक है, तो ये क्या किया कि ऐसे जाएगी। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो अगर
ये सीधी जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अगर कुछ भी अप्लाई ना करे, ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ अप्लाई ना करे, तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, इस ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, देखो ऐसे एक ये प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट कह दी, ये नेगेटिव प्लेट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ से इनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, हाई वोल्टेज। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ कि इसको जाना तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन ये क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डेविएट हो गई और यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया। ठीक है, बिल्कुल सीधा जा रहा था पर ये स्ट्राइक किया ऐसे, यहाँ पे इसको दे दिया बी पॉइंट था। तो इसका मतलब है कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये डेविएट हो जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, दे डेविएट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ऐसे ही अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, मान लो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक ये एक मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो तब भी ये डेविएट होगी, अपने पास से कहीं भी जा सकती है, ये इनके पोल्स पे डिपेंड करता है किधर जा रही है। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड वाले चैप्टर में, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो मतलब ये मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे, तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता है, ये मैग्नेट्स है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मतलब ये एनोड रेज, तो क्या है ये अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं। ये हमारी पूरी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसे टू वैक्यूम मतलब लो प्रेशर मेंटेन किया गया है। तो जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी हमारी कैथोड रेज, वो क्या है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, ये हो गया फोर्थ पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक। जब भी किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती है तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड की अगर हम इधर कोटिंग कर दे, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दे तो इससे टकराएंगे तो चमक प्रोड्यूस होती है। तो जो कैथोड रे है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही है, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑन चेंजिंग गैस इनसाइड द ट्यूब, अगर ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर हम गैस को चेंज कर दें, मान लो पहले हमने कोई एक गैस ली, फिर कोई दूसरी गैस ले ले, पहले हाइड्रोजन ली, फिर हीलियम ले ले, नियोन ले ले, आर्गन ले ले, कोई भी गैस ले ले, तो क्या है ऑन चेंजिंग गैस इनसाइड द ट्यूब, या तो गैस को चेंज कर दे या फिर मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दे। ये जो इलेक्ट्रोड्स है कैथोड और एनोड है, जिस मटेरियल की बनी हुई है, ये इनको चेंज कर दे, मान लो प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, कैसे भी इलेक्ट्रोड्स ले लें, इनके मटेरियल्स को चेंज कर दे, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन चेंजिंग गैस इनसाइड द ट्यूब और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो तब क्या देखा गया, ये देखा गया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो प्रॉपर्टीज है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं आया। कैथोड रेज में की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, जैसे गैस को चेंज कर दो या फिर जो कैथोड और एनोड का मटेरियल है उनको चेंज कर दो, तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इसे ये कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं जिनसे कैथोड रेज मिलके बनी है, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। मतलब कि फंडामेंटल का मतलब क्या है कि ये ऐसे पार्टिकल है जो हर एटम में प्रेजेंट होते हैं, हर एलिमेंट के हर एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, फंडामेंटल है। इनका कोई इफेक्ट नहीं कि हम कौन सी गैस ले, हीलियम ले, हाइड्रोजन ले, नियोन ले, मतलब ये सभी गैसेज में प्रेजेंट है। तो द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को
फंडामेंटल पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज, इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स, यानी सभी एटम्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, सभी एटम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो, सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज निकाली जे थॉमसन ने, चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने ही निकाला था, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमने पढ़ना नहीं है कि ये किस तरह निकाला उसने, ये पूरा सेटअप हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये हमें ये देखना है कि कैसे निकाला, कितनी वैल्यू है। इसने चार्ज टू मास, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। तो ये आया था, इसने कैलकुलेट किया जे थॉमसन ने, इसकी वैल्यू आई 1.758 इंटू 10⁻11 कुलाम पर किलोग्राम। इसकी यूनिट कुलाम, इसके किलोग्राम, तो कुलाम पर किलोग्राम। ये आया चार्ज टू मास रेशियो, जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया। कैसे किया ये हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और इलेक्ट्रॉन क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, वो ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स के मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है चार्ज टू मास रेशियो, अब इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये चार्ज, उसका चार्ज, उसका मास ये भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब है जो चार्ज टू मास रेशियो है, इट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, it doesn't depend on nature of gas and material of electrodes देखिए किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रोड ले, कोई भी गैस ले डिस्चार्ज ट्यूब में, ये चार्ज टू मास रेशियो है, ये चेंज नहीं करता है, ये सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो भी सेम रहता है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भी हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। बस क्या था, ये समझना है कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये फाइंड आउट किया था कि चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड किया था मिलिकन ने। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये निकल के आया था 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। अब इसको थोड़ा और इसको मॉडिफाई किया गया, इसको अप्रोक्सीमेट इतना लिखते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट नहीं, तो इसको इतना लिखते हैं 1.6022 इंटू 10⁻19 कुलाम। इसमें थोड़ी और चेंजेस की गई, इतना वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो अब हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये रेशियो गिवन है, तो हम यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हमें पता है, ये पहले जे थॉमसन ने बता दी थी कि ये इतनी वैल्यू होती है कुलाम पर किलोग्राम। अब इसकी भी वैल्यू मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गई, ये होगी 1.6022 इंटू 10⁻19 कुलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.758 इंटू 10⁻11 कुलाम पर किलोग्राम। तो इसको सोल्व करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई, जब इसको सोल्व करेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फाइंड आउट किया गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, -31 बहुत कम होता है। तो ये तो हो गया हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैसे हुई, उसका मास, उसका चार्ज कैसे फाइंड आउट हुआ। आगे करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखो जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उस टाइम पे फिर इस तरह के बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने लगे।
क्योंकि इसकी सक्सेसफुल था ये एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे इस तरह के ग्लास ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने लगे। किसी में गैस को चेंज किया गया, किसी में इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज किया गया, किसी में वोल्टेज कम करके प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करके, प्रेशर कम करके वोल्टेज और ज़्यादा करके, मतलब अलग अलग वे में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने लगे ताकि कुछ और भी चीज़ डिस्कवर होके आए। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी किससे आया था? ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। ठीक है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। जैसा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया वैसा ही प्रोटॉन के लिए किया गया। इसमें क्या चेंजेस किए गए? इसमें जो गैस का प्रेशर है उसको, उसमें तो जो था, मतलब ये याद रखना आप कि इलेक्ट्रॉन वाले केस में ये जो प्रेशर था ये अबाउट 10⁻³ mm ऑफ Hg इतना लिया गया था। प्रोटॉन के केस में ये जो गैस का प्रेशर है ये थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसको अबाउट 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर लिया गया गैस का। ठीक है, और उसमें ली थी हमने परफोरेटेड एनोड, यानी एनोड में होल्स थे। इसमें लिया गया परफोरेटेड कैथोड। इसमें कैसे किया गया? ऐसे एक कैथोड थी परफोरेटेड, ये एनोड थी। अब क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है गैस का, इसका मतलब क्या? गैस के पार्टिकल ज़्यादा है इनके बीच में, यहाँ पे एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई, फ्लूरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की। तो इसमें क्या देखा गया? ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ से जो रेज थी वो एनोड टू कैथोड मूव कर रही थी, रेज मूव कर रही थी। और क्या था कि वो कलर्ड रेज थी, उसमें कोई कलर नहीं था, ये इनविजिबल थी। इलेक्ट्रॉन के केस में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इनविजिबल रेज थी, यानी कोई कलर नहीं था उनका, लेकिन इस केस में भी विजिबल थी, यानी उनका एक कलर था। एक बीम हमें इधर जाता हुआ, एनोड से कैथोड की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, ये कलर्ड रेज थी। और ये कैसे? पॉजिटिव, यानी एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इनका नाम रखा गया एनोड रेज। जैसे उसमें कैथोड रेज थी, इसमें नाम रखा गया एनोड रेज। ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। इसी को कैनाल रेज भी बोलते हैं, क्योंकि एक कैनाल जैसा दिख रहा था, कैनाल जैसे जब जाती है ना, मतलब इस तरह से कलर्ड रेज जाती हुई दिख रही थी, इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज। तो अब इन एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी थी ये देखते हैं हम, और फिर इनसे कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? सबसे पहली, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो पॉजिटिव से दूर जा रहे थे, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बन गए। दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सेकेंड बात क्या थी कि इनका ओरिजिन क्या था? देखो उसमें तो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन वाले केस में कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, वो क्यों थी? क्योंकि देखो हमने एक बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल अप्लाई किया था, बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल था, इतना पोटेंशियल था, इतना ज़्यादा कि देखो इसमें इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये मेटल की ही बनी हुई है, और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, इसको खींच के, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच के इसने बाहर निकाल लिया था, और वो इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या था, इसमें इसका ओरिजिन क्या था कि ये कैथोड से निकले थे, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, इस कैथोड रेज के जो ओरिजिन थे वो क्या था? कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या था? इसमें ये यहाँ पे ये हमारी एनोड है, यहाँ पे ये हमारी कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, ये हमारी एनोड है, और बीच में हमारे गैस पार्टिकल्स है। क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा किया गया है, प्रेशर को इंक्रीज किया गया है, यानी गैस पार्टिकल ज़्यादा है इसमें। तो क्या हुआ कि जैसे ही इसमें ये हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ये आयनाइज हो गए,
गैस के पार्टिकल आयनाइज हो गए, यानी एक गैस का पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। एक गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और क्या इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये आयनाइज हो गए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे पॉजिटिव की तरफ, और जो ये पॉजिटिव चार्ज इन पे आ गया, जो गैस के एटम्स हैं उस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे थे टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव चार्ज थे वो कैथोड की तरफ जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनोड की तरफ जा रहे थे, यानी इसमें कैथोड रेज भी निकली थी। ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज बोलते हैं, तो मतलब कैथोड रेज भी निकली थी, लेकिन कम अमाउंट में, कम अमाउंट में। तो देखो इसमें क्या था कि कैथोड रेज का ओरिजिन हम क्या पढ़ के आए हैं, कैथोड रेज का जो ओरिजिन है वो क्या है, कैथोड, कि वो कैथोड से निकली थी, है ना, वो कैथोड से निकली थी, एनोड की तरफ जा रही थी, इसका ओरिजिन है कैथोड। लेकिन जो एनोडिक रेज है, एनोड रेज है, एनोड रेज का ओरिजिन क्या है, गैसियस आयन, गैसियस आयन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट करनी है। एनोड रेज का ओरिजिन है गैसियस आयन, गैस के आयंस है वो एनोड रेज का ओरिजिन है। ये आयंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है, जो एनोड रेज है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी। अगर हम ये गैस चेंज कर दे, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली है वो हम चेंज कर दे, तो हमारी जो एनोडिक रेज थी वो भी चेंज हो जा रही थी, ठीक है। तो क्या था कि उसमें तो डिपेंड नहीं कर रही थी गैस पे, इसमें क्या है, दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। एनोड रेज है वो गैस के नेचर पे डिपेंड कर रही थी। हाइड्रोजन ले, हीलियम ले, नियोन, आर्गन, कोई गैस ले, तो मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए जो एनोड रेज थी वो डिफरेंट थी, उनका कलर डिफरेंट था, उनका चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे, तो ये था चार्ज टू मास रेशियो। अभी तो पता नहीं था ये प्रोटॉन है, ठीक है, पर चार्ज टू मास रेशियो इनका ये डिपेंड कर रहा था, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट था, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो एनोड रेज के पार्टिकल है वो फंडामेंटल नहीं है, मतलब कि सभी एटम्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए वो सेम नहीं है, डिफरेंट गैसेस के लिए वो डिफरेंट थे। इसका मतलब था कि जो एनोड रेज है, एनोड रेज दे आर नॉट मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सही बात है, फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बनी भी नहीं। हमने देख लिया इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, गैस आयन। अगर हाइड्रोजन के गैस का आयन है वो अलग होगा, हीलियम गैस का आयन अलग होगा, नियोन गैस का आयन है वो अलग होगा, नाइट्रोजन गैस है उसका आयन अलग होगा। तो क्या है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके नहीं बनी, दे आर नॉट मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तो गैसियस आयन से मिलके बनी थी, गैसियस आयन, ठीक है। और वो आयन कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। फिर ये देखा गया कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हाईएस्ट कब आया, सबसे ज्यादा हाई। अब यहाँ से निकलेगा कि प्रोटॉन कैसे निकला, ठीक है। तो क्या है कि चार्ज टू मास रेशियो है वो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कब आया, वो जब आया व्हेन लाइटेस्ट गैस ली गई, यानी ऐसी गैस जिसका मास सबसे कम हो, लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास ही सबसे ज्यादा कम होता है, हाइड्रोजन गैस ली गई, यानी जिसका जो मास है वो मिनिमम था, सभी गैसेस से कम, मिनिमम। तो उस केस में चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट था। क्यों, क्योंकि देखो ये सबसे मिनिमम होगा, ये चीज मिनिमम होगी तो ये ओवरऑल हाईएस्ट हो जाएगी ना। ये चीज जितनी कम होगी ये ओवरऑल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो जब ये वैल्यू सबसे कम ली गई, यानी मास मिनिमम लिया गया, तब चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आया। और ये किसके लिए आया, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ये तो हम अभी जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कुछ एक भी नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो मतलब जब ये कैथोड रेज, ये एनोड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का पार्टिकल था, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, वो एनोड की तरफ मूव करने लगा, और जो पॉजिटिव था वो कैथोड की तरफ मूव करने लगा। और ये पॉजिटिव चार्ज में क्या है,
इस पॉजिटिव चार्ज में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो हम हाइड्रोजन के केस में जो गैसियस का पॉजिटिव आयन है उसको प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में हम ये कह सकते हैं कि एनोड रेज आर, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये कह सकते हैं एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। अब तक नहीं कह सकते थे, अब तक तो क्या था, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयन से मिलके बनी थी। लेकिन हाइड्रोजन के केस में उस गैसियस आयन को, यानी हाइड्रोजन गैस के आयन को, पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है। तो उस केस में, हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज को हम ये कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। ये 1919 में ये बात देखी गई थी, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में कि जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन से मिलके बनी है। तो तब जाके जो हाइड्रोजन के केस में जो पॉजिटिव चार्ज था उसका नाम दिया गया था प्रोटॉन। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने दिया था हाइड्रोजन के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। उसने क्या कहा था, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका जो चार्ज था ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था, क्योंकि ओवरऑल जो एटम है हमारा वो न्यूट्रल है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज था वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके जितना ही था, मतलब इतना लिख सकते 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज था। और मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट किया गया कि जो प्रोटॉन का मास था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो ये इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास में ये था 9.11 इंटू 10⁻⁻31, -31 कम है, -27 इससे ज्यादा है। मतलब नेगेटिव में जो चीज जितनी कम बड़ी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा थी, और काफी ज्यादा थी, कितनी, अबाउट 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास का से इतने गुना ज्यादा, 1837 टाइम्स ज्यादा था प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये देखा गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को मिला भी दे तो वो एटम के मास के इक्वल नहीं आ रहा था, एटम का जो मास है उसके इक्वल नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि एटम के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही लेकिन कुछ और भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो चार्ज तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना प्रोटॉन का चार्ज, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल हो गया, यानी कोई ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है। इट मीन्स देयर इज सम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, और वो क्या है उसका डिस्कवरी की थी। ये भी हमें पढ़ने की, मतलब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुई, वो की थी जेम्स चैडविक ने। बहुत टाइम के बाद, जब मॉडल आ भी लिए थे, 2-3 एटॉमिक मॉडल आ लिए थे, उसके बाद कहा था जेम्स चैडविक ने इन 1932 कि एक न्यूट्रल एटम भी प्रेजेंट है एटम के अंदर, न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है एटम के अंदर, और उस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल पार्टिकल का क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन, 1832 में दिया था। और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसने एक बेरिलियम की थिन शीट ली थी, थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया था, अल्फा रेज डाल के। मतलब उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पढ़ना है कि जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। तो न्यूट्रॉन्स है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसका चार्ज कितना था, 0, इसका चार्ज था 0। और जो इसका मास था, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखा गया कि ये स्लाइटली ज्यादा था प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन का मास तो 1.67, ठीक है, इतना था, इसका था 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये था मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या क्या थे,
फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सबसे पहला आया था इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन था रिप्रेजेंट करते हैं ई ऐसे, ठीक है। और इसका जो चार्ज था वो था -1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसको -1.6 भी लिख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए इतना ही लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन का मास था, मास आया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की बात। फिर था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन दोनों के मतलब कंबाइन एफर्ट से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो चार्ज है वो जितना ही है, माइनस प्लस, ये इसका माइनस है भी इसका प्लस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ऑन प्रोटॉन। और जो मास है वो इससे काफी ज्यादा है, अबाउट 137 टाइम्स ज़्यादा है। ये है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो ऐसे जीरो, ठीक है। तो इसका जो चार्ज था वो जीरो, चार्ज इस पे जीरो, और इसका जो मास था वो स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये बातें हैं जो याद रखनी है, किसने डिस्कवर की, कब की, और इनका चार्ज और मास कितना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की, किस तरह से एटम के मॉडल्स एक के बाद एक आए, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस थी, क्या क्या उनके मेरिट्स डिमेरिट्स, सब पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, पर ये मतलब एक ही वीडियो में ये कवर करना जरूरी था। तो आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।